નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગદ્ય 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री विषय भणवाना छीए। कर्मयोगी का अर्थ होता है कर्म का अनुसरण करने वाला अथवा सदा फल की अपेक्षा न रखकर कर्म करने वाला। ये जो पाठ है उस पाठ का साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। इस पाठ में लेखक ने कर्म को ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इस पाठ के लेखक का नाम है शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए और एलएलबी की पदवियां प्राप्त की। बाद में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की पदवी प्राप्त की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता के रूप में रहे। उसके बाद भारत लौटकर वे राजनीति में सक्रिय हुए। पहले विधायक फिर सांसद के रूप में उन्होंने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर उनकी राजनीति की जो यात्रा है समाप्त होती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो गद्य हैं उसमें लेखक शंकर दयाल शर्मा ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था, श्रद्धा एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस पाठ में जो समाविष्ट मूल्य हैं उनमें समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा। तो अब हम ये जो पाठ हैं उस पाठ को समझने का प्रयत्न करेंगे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय, लकीर यानी कि रेखाओं के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता खुद बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी, नजर रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही कहीं अधिक उपयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीनों बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं।
अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज, देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत के अंदर आता है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास अनुभव हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे, उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल स्वच्छ चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा इच्छा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश, लालन पालन हुआ, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से, इस नज़र से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के बहुत करीब था, नज़दीक था। कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय पाठ आरंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें हिस्सा भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई थी तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे बड़ी लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी
जहां एक और गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। इसके बाद के 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उसके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए। सही मायने में ही यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग, गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। अब उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीनों में के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक साधारण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को प्राधान्य दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे हमें समझना चाहिए। हमारा देश
प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबद्धों के अंतर्गत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने के लिए लायक है। अब हम इस पाठ का जो स्वाध्याय है, अभ्यास के अंदर जो विकल्प है, कुछ विकल्प उसे समझेंगे। इनके जो शब्दार्थ हैं वो पढ़ लेना। यहाँ पर ये जो शास्त्री विकल्प है, शास्त्री जी का सारा जीवन किससे भरा हुआ मालूम पड़ता है? तो कर्म से। अपनी कौन सी उम्र में शास्त्री जी ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया? 17 वर्ष की उम्र में। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में किसने लिखा है? तो शंकर दयाल शर्मा। शास्त्री जी कौन से राज्य के गृह मंत्री बने? उत्तर प्रदेश। लेखक के अनुसार किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य किसमें निहित है? भक्ति और कर्म के सिद्धांत में। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की थी? काशी विद्यापीठ से। शास्त्री जी को दूसरी जेल यात्रा कौन से आंदोलन से करनी पड़ी? किसान आंदोलन से। किससे प्रभावित होकर शास्त्री जी अपनी पढ़ाई छोड़ी थी? गांधी जी के कहने पर। शास्त्री जी की जेल यात्रा का आरंभ कौन से आंदोलन से आरंभ हुआ? नमक कानून तोड़ो आंदोलन से। शास्त्री जी पर कौन से चिंतक का बड़ा प्रभाव था? डॉक्टर भगवान दास का। लाल बहादुर शास्त्री के साथ शंकर दयाल जी का कौन सा विशेषण जोड़ा है? कर्मयोगी का। शंकर दयाल शर्मा कौन थे? भारत के 9वें राष्ट्रपति। सन 1926 में शास्त्री जी किसमें शामिल हो गए? लोक सेवा मंडल में। लेखक के अनुसार शास्त्री जी की क्या विशेषता थी? तो प्रधानमंत्री बनने पर भी सामान्य ही बने रहे। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के बने, तो उसका रहस्य किसमें छिपा हुआ है? उनके कर्मयोगी होने में। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में कौन से गुण एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे? विनम्रता, सादगी और सरलता। लेखक शास्त्री जी को केवल कर्मयोगी के बदले क्या कहना उचित मानते हैं? निष्काम कर्मयोगी। शास्त्री जी के लिए ईश्वर के समान क्या था? कर्म। किसके प्रति शास्त्री जी के मन में विशेष लगाव था? किसानों के प्रति। लेखक को शास्त्री जी के संबंध में कौन सी उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है? विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। कौन सी नगर पालिका से शास्त्री जी किसी न किसी रूप में जुड़े रहे? इलाहाबाद। लेखक के अनुसार शास्त्री जी के चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता क्या थी? वे राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर काम करते थे। शास्त्री जी किसके अनुरोध पर केंद्र में आ गए? पंडित नेहरू के कहने पर। शास्त्री जी की सबसे बड़ी जेल यात्रा कितने वर्ष की थी? 3 वर्ष की। शास्त्री जी को किसने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो यहाँ पर जो विकल्प होते हैं पूर्ण होते हैं। अब आपको ये पाठ जो है पढ़ना है और इनके जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में लिखना है और अगले तास में हम इसका अभ्यास लिखवाएंगे। अस्तु।